हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि इस चैप्टर का वीडियो कब आएगा, इस चैप्टर का वन शॉट कब आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत जगह से आपने कंप्लीट किया होगा लेकिन आपको कॉन्फिडेंस इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं आया होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर इस लेक्चर को जिन्होंने शुरू से लेके एंड तक अच्छे से देख लिया और हर एक चीज को देखने के बाद समझ जाएंगे, ये गारंटी है मेरी, आपको इस चैप्टर में जरा भी डाउट नहीं आएगा, जरा भी डाउट नहीं आएगा। आप इस चैप्टर में एक अलग ही पॉजिटिविटी आपको आ जाएगी कि यार क्या मजेदार चैप्टर था ये तो हम बोलते हैं ना, ऐसे ही डर रहे थे इस चैप्टर को देख के, या फिर जहां से भी आपने क्या होगा आपको कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, लेकिन इस चैप्टर को मुझसे सीखने के बाद ये गारंटी है कि आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आएगा। चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर के बोलते हैं थोड़ा सा बेसिक के बारे में जरा सीख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम सीखने क्या वाले एक्चुअली ये चैप्टर किसके बारे में है। तो अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको पता तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का मतलब आप समझेंगे केमिकल। मतलब पिक्चर एकदम क्लियर है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल के बारे में सीखने वाला हूं। इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, यहां से मैं दो ऑप्शन दिखा सकता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल से क्या हो सकता है। पहला तो यह हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे और जिसकी वजह से आपको केमिकल मिलेगा, पहला ऑप्शन ये हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी देने पे अगर आपको क्या मिलता है, केमिकल मिलता है, तो इस तरह का एक सेल हम सीखने वाले हैं। दूसरा हम सेल सीखेंगे दूसरा हम सीखने वाले हैं कि अगर मैं केमिकल दूं तो जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। मतलब ये दो कंटेंट मेजरली हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, पहला मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा और केमिकल मिलने वाला है, दूसरा मैं केमिकल दूंगा और इलेक्ट्रिसिटी मुझे मिलेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल का कुछ रिलेशन हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब मैं थोड़ी सी फिजिक्स की बात करने वाला हूँ। फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के बारे में। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेजिस्टेंस क्या होता है तो आप बहुत ही प्यारा आंसर देंगे कि ओम्स लॉ के हिसाब से V = IR होता है। तो इस पैटर्न में अगर मैं R को देखूं तो R = क्या होगा मेरा V/I बन जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इसको बोलते हैं करंट। तो आपका प्यारा सा आंसर बन जाएगा रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का बोलते हैं ना रेशियो होता है। दूसरी बात अगर हम अपने सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इस रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। मतलब क्या बोल सकते हो, ये कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, ऑब्स्टिकल्स का काम करता है, किसी चीज़ को रोकता है। किसको रोकता है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये स्पीड कम कर देता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या करता है, कम कर देता है। चलेगा, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से फ्लो नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सीखने वाले हैं इसका अपोजिट, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। तो अगर मैंने आपसे बोला कंडक्टेंस क्या होगा, जिसको हम कैपिटल G से दिखाते हैं, तो याद रखना आपको बहुत सिंपल सा लाइन लिखना होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस सोल्यूशन। ध्यान से सुनो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आंसर यहाँ से शुरू हो गया है। चलेगा, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको रिलेट किया, बट यहाँ से आपका प्रॉपर आंसर शुरू हो चुका है। कोई डाउट है किसी को? क्या होगा कंडक्टेंस? तो बोलेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस सोल्यूशन। मतलब रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस जो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकता है, बट यहाँ पे कंडक्टेंस का मतलब है कि कितना तेजी से आयन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। चलेगा, जैसे कि ये एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर बहुत सारे आयन होंगे प्लस माइनस के, तो वो प्लस माइनस आयन कम समय में, एक प्लस है दूसरा माइनस है, ये प्लस है मान के चलो और ये माइनस है, तो ये प्लस कितनी तेजी से मूव कर रहा है, माइनस कितना तेजी से मूव कर रहा है, ये मोमेंट ही क्या बताएगा, कंडक्टेंस दिखाता है। कंडक्टेंस कितना तेजी से इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो हो सकती है विद द हेल्प ऑफ आयन। अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो सकता है, तो हमें पता है कि 1/R का मतलब 1/ओम होता है यूनिट के टर्म में, मतलब ये ओम इनवर्स बन जाएगा। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एक और फॉर्मूला होता है, एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सीमेन। तो जो यहाँ पे ओमेगा इनवर्स दिख रहा है आपको, उसका एक और यूनिट हम बोलते हैं सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेन। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँ बहुत अच्छे से, मतलब G = 1/R है। चलो मैं थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर लेता हूँ। R की जगह पे जो रखा हुआ वो रख देते हैं। R की जगह पे क्या रखेंगे, मैं ऐसे कर देता हूँ अगर आप कन्फ्यूज हो रहे तो 1/V/I। कोई डाउट है? कोई डाउट है? इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या बन जाएगा, I/V बन जाएगा।
चेक कर लो, आई अपॉन वी बनेगा, आई ऊपर जाएगा, वी नीचे चलेगा। आई क्या होता है, आप बोलेंगे आई करंट होता है एम्पियर। वी क्या होता है, वी वोल्ट होता है, मतलब ये वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा इन्वर्स के फॉर्म में। अगर मैं आपसे और अच्छे से रिलेट करूँ तो आई जो होता है, आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। आपने सुना होगा, चार्ज का मतलब कूलम, टाइम का मतलब सेकंड। मतलब आई का जो यूनिट है वो ये हो सकता है, देख लो ज़रा ध्यान से। आई का यूनिट क्या हो सकता है, कूलम पर सेकंड, सी कैपिटल कर दो, चलेगा। तो आई की जगह पे जहाँ जहाँ पे आई है वहाँ पे मैं क्या रखूँगा, ये रख सकता हूँ। मतलब आई मतलब एम्पियर, तो जहाँ पे एम्पियर है वहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, कूलम सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। ये किसका यूनिट हो गया, ये भी कंडक्टेंस का यूनिट हो गया। चेक कर लो, एक एक मार्क वाले में एमसीक्यू से लेकर बड़े आंसर तक कहीं भी पूछा डाल सकते हैं इसको। तो कंडक्टेंस क्या होता है, प्यारा सा आंसर 2 मार्क लगेगा तो बोलने का, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टेंस। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज 1 अपॉन ओम, दैट इज ओम इनवर्स, या फिर सीमेंस बोल सकते हैं। जी इक्वल टू 1 अपॉन आर है, इसके हिसाब से 1 अपॉन वी अपॉन आई हो जाएगा, लेकिन इसको रिवर्स करेंगे तो आई अपॉन वी, इसके हिसाब से चेंजेस किया तो कूलम इसका नाम है, सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी, चेक कर लीजिए, फटाफट समझा दीजिए अपने आप को कि हाँ कंडक्टेंस मुझे समझ में आ गया है। अब हम मूव करने वाले हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। चलो देखते हैं एक नया कंसेप्ट। वापस फिजिक्स का मैं थोड़ा सा सहारा लेने वाला हूँ। हमने फिजिक्स में सीखा हुआ है कि आर जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूँ, अगर फिजिक्स आपको सीखना है तो यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए हल्का सा जो मैं बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ इसमें देख लीजिए। अब जितना बड़ा वायर रहेगा चांसेस है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, सही बात है। अगर छोटा वायर रहेगा तो ऑब्वियस है रेजिस्टेंस कम होगा। जितना बड़ा वायर लेंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि एरिया अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ये बात सही है। आप ज़रा मान के चलो कि कोई घर है, मैंने एक घर बना दिया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और ये घर का गेट है। ये कौन से एरिया की बात करते हैं, तो ये हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है ये वाला एरिया। जैसे ये मार्कर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, तो मार्कर का क्रॉस सेक्शन एरिया इसको हम बोलेंगे। ये इस एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। वैसे घर का क्रॉस सेक्शन एरिया उसका गेट होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो गेट का एरिया है, गेट का एरिया अगर मैंने क्या किया, बहुत ही पतला कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, देखो इस तरह से। और घर के लोगों को, जो भी 8-10 लोग रहते हैं, उनको मैंने बोला एक साथ जाओ बाहर। तो सब जब बाहर आएंगे तो सबसे ज़्यादा क्राउड कहाँ पे होगा, तो ऑब्वियस है गेट के पास होगा। क्राउड का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। कब बढ़ गया, जब एरिया अपने घर का क्या किया था, क्रॉस सेक्शन एरिया कम किया था। दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस मतलब क्राउड बढ़ गया। क्राउड कैसे बढ़ गया, जब आपने घर का जो दरवाजा था, द्वार था जिसको हम बोलते हैं, जिसको डोर बोलते हैं, वहाँ पे जब उसका एरिया आपने क्या क्या कम कर दिया, चलेगा। यही अगर आपने दरवाजा क्या क्या बड़ा लगा दिया, मान के चलो ये बड़ा गेट लगा दिया आपने, दरवाजा नहीं लगाया, गेट लगा दिया, ठीक है, ऐसे बड़ा गेट लगा दिया, तब आपका कभी भी रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आराम से सब लोग क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे। मतलब जो रेजिस्टेंस है, जो क्राउड है, वो क्या होगा, अल्टीमेटली कम हो जाएगा जब आपने एरिया बढ़ा दिया होगा। तो ये आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको बताया कि एरिया और आर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो सिंपल फिजिक्स मुझे ये बोलता है कि एल अपॉन ए मिल जाएगा, और जब ये साइन हटेगा तब आपको मिल जाएगा रो, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि रो का मतलब होता है रजिस्टिविटी। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, ये रजिस्टिविटी है। अब मेरा क्वेश्चन आएगा, हमें पता है आर और जी का रेसिप्रोकल रिलेशन है, मतलब जैसा आर दिखाएगा जी उसका उल्टा दिखाएगा। तो अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जो जिसे हम बोलने वाले हैं कंडक्टिविटी। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। इसको हम स्मॉल की जैसे सिंबल से दिखाते हैं, बट इसको हम बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं इसको, हम कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कप्पा। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना कि सर ये कप्पा क्या है। दिखाते के जैसा ही है, मतलब दिखाते समय तो एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा दिखाते हैं, बट इतना कौन जाएगा बनाने, आप के दिखा दो फुल मार्क्स से, ठीक है। कंडक्टिविटी स्मॉल के से दिखाओ आप, जिसको कप्पा बोला जाता है। अब कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या हो सकता है, पहले तो मैं आपको फॉर्मूले से रिलेट करूँ। जो जी है मतलब कंडक्टेंस, वो रजिस्टर का अपोजिट है, रेजिस्टेंस का अपोजिट है। मतलब जी यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। मतलब आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बस आर और जी तो खुद उल्टा होते हैं, तो मतलब जैसा आर दिखाएगा उसका उल्टा जी दिखाएगा। फिर जी जो है वो क्या करेगा, 1 अपॉन एल दिखाएगा, सही बात है। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। इसको हटा दो, तो जब इसको हटाएंगे तब हमारे लिए एक साइन आने वाला है, जो बहुत प्यारा सा आता है इस तरह से, आप देख सकते हो, जिसको मैंने कप्पा दिया हुआ इस तरह से, चलेगा। जहाँ पे के का मतलब होता है कंडक्टिविटी, जैसे रजिस्टर से बना रजिस्टिविटी, वैसे ही कंडक्टिविटी, क्लियर, कंडक्टिविटी। कोई डाउट है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडक्टिविटी जो होता है वो किसके बराबर होता है,
तो कंडक्टिविटी को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, GL/A। दिखाई दे रहा है क्या है कंडक्टिविटी? सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? K = GL/A। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलेंगे व्हेन लेंथ इक्वल टू 1 एंड एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। मतलब कि फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ दिस सोल्यूशन। बोलो समझ में आया? कितना प्यारा सा डेफिनेशन हो रहा है आपके लिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ एकदम ट्रैक पे है। L = 1 लेंगे मीटर में, A = 1 मीटर स्क्वायर लिया, मतलब फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया कंडक्टिविटी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपका? कैपिटल G, मतलब कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। अगर इसके यूनिट की बात कर लेंगे तो भी चलेगा। यूनिट जरा फटाफट देख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। G का यूनिट से आप रिलेट करो, छोटे छोटे यूनिट्स की बात करते हैं। 1/ओम, मतलब G देखो यहाँ पे क्या है, G/ओम इनवर्स है, तो चलो मैंने ओम इनवर्स ले लिया। L मतलब मीटर होता है, इसका मतलब होता है मीटर स्क्वायर होता है, कैंसिल कर दिया मैंने, तो मुझे क्या मिल गया? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। चेक करो, ये K का यूनिट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा यूनिट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और आपने अगर फिजिक्स में सीखा होगा तो रजिस्टिविटी का यूनिट आपको पता होगा। यहाँ से अगर मैं रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाता हूँ तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा बोलो जरा? R × A/L। R का होता है मीटर, और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, सॉरी, R का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, L का मीटर, मीटर मीटर कैंसिल होगा तो ओम × मीटर हो जाएगा। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रजिस्टिविटी का यूनिट और कंडक्टिविटी का यूनिट टोटली इनवर्स आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। मतलब कंडक्टिविटी जो है वो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये भी आप एमसीक्यू में सर्च कर सकते हैं, अगर कहीं पे एमसीक्यू में रिलेट किया हुआ इस तरह से, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप एकदम बोलते हैं ना, मुँह पे एकदम याद हो जाएगा, जैसे चुटकी में बजाएंगे भाई क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो मज़ा आ गया एकदम, गारंटी है मेरी। बस आपका जॉब क्या है, आपका काम क्या है? आपका काम है कि इस लेक्चर को एंड तक पूरा देखो, और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों में भी इस चैनल को सब बोलते हैं ना स्प्रेड कर दो, शेयर कर दो, और उन्हें हो सके तो बता दो कि भाई अच्छे अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई डाउट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आने वाले दिनों में कौन से चैप्टर्स आपको ज़्यादा फोकस करना है? एक बार पहले मैं वन शॉट थोड़ा बना लूँ, ताकि सफिशिएंट वन शॉट अगर आपके पास आ गए तो मैं आपको फोकस करूँगा। और मैं जो वन शॉट बना रहा हूँ मैं वही बना रहा हूँ जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है? छोटे छोटे चैप्टर्स नहीं बना रहा हूँ, बड़े बड़े चैप्टर्स बना रहा हूँ, या ऐसे चैप्टर्स बना रहा हूँ जिसमें न्यूमेरिकल ओरिएंटेड अब आने वाले हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स जनरली क्या होते हैं कि केमिस्ट्री में आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। अगर आपका न्यूमेरिकल्स अच्छा है तो आप इस न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर को प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपका न्यूमेरिकल्स वीक है तो भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि आपको न्यूमेरिकल वाले चैप्टर का थियरी पढ़ के रखो अच्छे से, और न्यूमेरिकल अगर आप स्किप भी करते हो तो बाकी जो चैप्टर्स है वो अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान मैं लेकर आऊँगा आपके लिए कि किस तरह से आप करेंगे चीज़ों को कि आपको आसान हो जाएगी, आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे केमिस्ट्री में। यहाँ तक कोई डाउट है? मैं हट जाता हूँ, जिसको कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, फटाफट समझा दीजिए, चलेगा? तो अब हम बात करने वाले एक नए कॉन्सेप्ट से। नया ये क्या था बच्चे? ये हमारे लिए कंडक्टिविटी है, जिसको हम कप्पा दिखाते हैं। अब मैं बात करूँगा मोलार कंडक्टिविटी। चलिए तो शुरू करते हैं मोलार कंडक्टिविटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मोलार कंडक्टिविटी। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो अगला जो टाइटल आएगा मेरे लिए, मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये नए नए टर्म्स बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मोलार कंडक्टिविटी, पहले तो इसको बता दो कि इसको हम दिखाते हैं किससे। इसको हम दिखाते हैं कुछ इस तरह से, जिसको हम लैम्डा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्डा। फिजिक्स में आपका लैम्डा ये होता है, ये लैम्डा भी आएगा इसी चैप्टर में, केमिस्ट्री में ही, टेंशन मत लो। बट अभी मोलार कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक सिंबल से दिखाते हैं, जिसको हम लैम्डा बोलते हैं। अब ये लैम्डा का डेफिनेशन क्या होगा, तो कुछ बोलना नहीं है आपको, देख लीजिए यहाँ पे खुद आंसर चल के आएगा। आप बता दीजिए क्या होगा, देख लीजिए क्या दिख रहा है आपको इस समय। तो आप बोलेंगे सर ये मुझे तो कंडक्टिविटी दिख रहा है, ये मुझे कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है। बिल्कुल सही है। तो मोलार कंडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। मतलब कि जो कंडक्टिविटी आपने निकाला है, कप्पा निकाला है, वो रखना है और डिवाइड करना है कॉन्सेंट्रेशन से, तब आपको मोलार कंडक्टिविटी का आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट है किसी को? डेफिनेशन चीज़ें क्लियर है एकदम। डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। मोलार कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? लैम्डा। तो मोलार कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं मोलार कंडक्टिविटी के यूनिट की, तो चलो देख लेते हैं यूनिट क्या होता है। तो K का यूनिट क्या होता है, जरा याद कर लीजिए। K का जो यूनिट था, अगर मैं आपको बता दूं तो ओम इनवर्स M इनवर्स था। ओम इनवर्स को हम बहुत जगह पे सीमेन के नाम से जानते हैं, जैसे मैंने बोला भी था पहले, तो कैपिटल S, और ये मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो मतलब यूनिट जो होगा मेरा कुछ ऐसा हो सकता है, K का यूनिट हुआ।
डिवाइड बाय सी, सी क्या होता है मेरा, तो सी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये बन जाएगा मोल पर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, फिलहाल मैं मीटर क्यूब ही लेता हूँ, तो यहाँ पे ये बन जाएगा मोल पर मीटर क्यूब, चलेगा। अगर मैं थोड़ा सा और हार्डवर्क करूँ इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये बन जाएगा सीमेन मीटर इनवर्स अपॉन मोल, यहीं पे रहने दो, इसको ऊपर ले लो तो बन जाएगा मीटर माइनस, चलेगा। अब इसको ऊपर और ले लिया मैंने, देख लो जरा ध्यान से देखते चलो, सीमेन -1 मोल वैसे का वैसे, ये मीटर को मैंने ऊपर डाल दिया तो -3 से बन जाएगा +3, मतलब ये कैंसिल हो गया, बोलो क्या बन जाएगा फाइनली, तो बन जाएगा सीमेन मीटर का स्क्वायर और मोल इनवर्स आप बोल सकते हो, मतलब ये आपका प्रॉपर यूनिट बन जाएगा। कोई डाउट है किसी को, देख लीजिए मैंने इसी चीज़ को आगे सॉल्व करके दिखाया फाइनली यहाँ तक। तो अगर किसी ने पूछा यूनिट क्या होगा, सीमेन मीटर इनवर्स, सॉरी मीटर का पावर 2 मोल इनवर्स, ये इसका यूनिट हो जाएगा। कोई डाउट है, कुछ बाय हार्ट नहीं करना, चीज़ें जो दिख रही हो आपको सेट करके मिलेंगी, चलेगा। तो इस तरह से हमारा मोलार कंडक्टिविटी क्या हुआ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन, ध्यान से देखो मज़ा आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन कप्पा एंड मोलार कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। चलो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि भाई मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे K/C, जिसे हम K × V भी लिख सकते हैं। कैसे मालूम पड़ा ये, आयनिक इक्विलिब्रियम में एक फॉर्मूला था 1/C = V, ठीक है, याद कर लो, याद कर लो, कोई टेंशन नहीं है। कोई डाउट है किसी को? अब मैंने मान के चला है कि लेट द कॉन्सेंट्रेशन C मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मान के चलो कि जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन वो क्या है, C है, C मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेट द कॉन्सेंट्रेशन इज C मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या मिल गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बोलो क्या मिला मुझे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज C मोल पर लीटर मिला एक्चुअल में, डेसीमीटर क्यूब यहाँ पे लीटर डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, C मोल को वैसे का वैसे रहने देता हूँ, इस लीटर की जगह पे अब मैंने क्या किया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब डाल दिया। सर ये कहाँ से पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बच्चे इस तरह से, 1 लीटर में 1000 ml होता है, जो आप बचपन से जानते हो, और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml माना जाता है, ठीक है। ये सारे रिलेशन आपके लिए नए हो सकते हैं बट हैं तो बहुत ही पुराने, चलेगा। देख लीजिए रिलेशन 1 डेसीमीटर क्यूब = 1 लीटर, तो डेसीमीटर क्यूब की जगह पे मैंने लीटर वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, और 1 लीटर में 1000 ml हो सकता है, मतलब 1 लीटर में 1000 ml मैंने लिया है समझो, बट सेंटीमीटर और ml दोनों सेम होते हैं, तो सेंटीमीटर भी ले सकता हूँ मैं। कोई डाउट है किसी को, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे ज़रूर याद करना, और मैं क्या कर सकता हूँ इससे ज़्यादा। कोई डाउट है? चलो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे V निकालना है, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C होता है, मतलब इस पैटर्न के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 1/C की जगह पे क्या आ गया, C की जगह पे आ जाएगा, ये डिवाइड है ना बच्चे, जरा देखो 1 है फिर C है, C का पूरा वैल्यू बोला रखने के लिए, मतलब मोल रखो अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब रख दो, चलेगा। तो अगर मैं इसको रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, C के साथ में रखो, मतलब जो पूरा ये जो कैपिटल C था उसके साथ में रखो पूरा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ये रहेगा, C के साथ रखो, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज होंगे आप, चलेगा। देख लो, सॉरी यहाँ पे 1 और यहाँ पे C, कोई डाउट है? देख लो V = 1/C, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन जगह पे मैं क्या रखूँगा, ये पूरा वैल्यू जो रख दिया मैंने C की जगह पे, देखो C मोल पर, अब इसको थोड़ा ऊपर ले लो, तो ऊपर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन C मोल बन गया। ये किसकी जगह पे आया, V की जगह पे आया। अब ये जो इक्वेशन है वो मैं कहाँ रखूँगा, मेरे मेन इक्वेशन में रख सकता हूँ। कौन से इक्वेशन में, ये देखो जो पहला इक्वेशन मैंने माना है, इसको दूसरा ले लो आप कंफ्यूज ना होने पाए तो सब्स्टिट्यूट 2 in 1, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 in इक्वेशन 1, तो बताओ क्या मिल गया आपको, ये 2 मतलब V का वैल्यू जो ये था ना वो वहाँ पर डालना है, तो बोलो यहाँ पे क्या मिलेगा,
लैम्डा इक्वल टू के इंटू वी की जगह पे पूरा होल वैल्यू डाल दो, जैसे था 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय सी मोल, चलेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलने जाऊँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1000 इंटू के डिवाइड बाय सी, ये रिलेशन निकल कर आ गया मुझे। बोलो समझ में आया? वापस से देख लो, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे। रिलेशन बिटवीन कप्पा एंड लैम्डा, मतलब कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा इक्वल टू के अपॉन सी, तब फॉर्मूले से पता है हमको, स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा है। बट 1 अपॉन सी वी के बराबर होता है, तो के इंटू वी हो सकता है, क्योंकि 1 अपॉन सी वी के बराबर होता है। मान के चलो कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं सी मोल पर डेसीमीटर क्यूब दिखा रहा हूँ, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मैं सी मोल पर लीटर भी ले सकता हूँ, और सी वैसे ही रहने दो, कॉन्सेंट्रेशन है ये कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कि सी का वैल्यू ही है वो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू सी मोल पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब v इक्वल टू 1 अपॉन सी होता है, ये हमें पता है, तो मैंने इसी में क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 अपॉन सी की जगह पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब सी है उसकी जगह पे ये होल वैल्यू डाल दिया मैंने, चलेगा। अब इसको जब हम 1000 अल्टीमेटली ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये इस तरह से चीज़ें क्या हो जाएंगी, पूरी की पूरी सेट हो जाएंगी। कोई डाउट है किसी को? देख लीजिए पहले अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट नहीं है, सेट एकदम क्लियर। फिर ये चीज़ें मैंने क्या किया, जो नंबर 1 इक्वेशन था के इंटू वी वाले में डाल दिया, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो ये मेरा मिल गया बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन। यही रिलेशन आपको याद रखना है कि भाई लैम्डा इक्वल टू 1000 इंटू के अपॉन सी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। यस, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं बच्चे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स देखना है तो चलो मैं आपको न्यूमेरिकल भी दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ फटाफट, ताकि आपको अंदाजा मिल जाएगा कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर द न्यूमेरिकल्स। छोटा सा न्यूमेरिकल लूँगा, बस आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मैं कैसे टैकल करूँगा। क्लियर है? चलो दिखाता हूँ न्यूमेरिकल्स वाला कंटेंट। चलिए, तो जो मैंने अभी डिस्कस किया रिलेशन बिटवीन लैम्डा और के, दैट इज कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 m। देखिए, जब कभी भी कैपिटल M आ गया तो वो हमेशा C होता है, इस बात का ध्यान रखना। दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको सेट कर लो माइंड में। सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी वो कैपिटल M माना जाता है। BaCl2 एक सॉल्ट लिया है 25 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर का कोई मुझे जरूरत नहीं यहाँ पे, और 223 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। क्या है ये? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम किससे दिखाते हैं? लैम्डा से दिखाते हैं। तो क्या बन जाएगा? 223 ओम इनवर्स है, ओम इनवर्स अच्छे से लिख लेते, ओम इनवर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मोल का भी इनवर्स है। पूछ रहा है कंडक्टिविटी बताओ, मतलब के बताओ। अब हमने जो फॉर्मूला सीखा हुआ है फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या सीखा हुआ है कि के इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 1000 इंटू के अपॉन सी, ये हमने फॉर्मूला सीखा था, याद है सबको अच्छे से? क्लियर? तो अब मुझे क्या निकालने की बात हो रही है? के निकालने की बात हो रही है। के कैसे निकलेगा? तो के इक्वल टू, बाकी को ट्रांसफ़र करो, तो के इक्वल टू लैम्डा इंटू सी अपॉन 1000 आ जाएगा। क्लियर है? लैम्डा और सी मुझे पता है, लैम्डा कितना दिया है? 223 दिया है, सी कितना दिया है? 0.05 दिया है। डिवाइड बाय क्या करना है? 1000 करना है। अगर मैं सीधा इससे डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा 0.223 इंटू इतना हो जाएगा, यही के का वैल्यू आ जाएगा। ज़रा देख लेते हैं कितना आएगा। 223 इंटू 5 कर लो, 3 5 जा 15 कैरी का 1, 3 5 जा 3 2 जा 10, 10 प्लस 1 11 कैरी का 1, 3 यहाँ पर भी आ गया 11। अब कितने प्लेस पे डेसिमल है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक प्लेस पे और डेसिमल लगा दो, मतलब आंसर आ गया 0.01115। क्वेश्चन के सर के का यूनिट क्या होता है? के मतलब था कंडक्टिविटी, मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स था, बट यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? देख लीजिए कितना प्यारा सा न्यूमेरिकल आपके सामने चमक रहा है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट है? चलो अब मैं बात करूँगा वेरिएशन की। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वेरिएशन। शॉर्टकट में बताऊँगा, पूरा एकदम निचोड़ बोलते हैं ना, वो दिखा दूँगा आपको कि हाँ क्या होता है। वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रुको जरा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस दिखा रहा हूँ पहले मैं, विथ कॉन्सेंट्रेशन। कंफ्यूजन बिल्कुल मत लेना, जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना। ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ये बुक में नहीं दिया है, बट ये कंसेप्ट आएगा तो ही आप आगे सीख पाएंगे, नहीं तो मुश्किल होने वाली है आपके लिए। यस, मुश्किल होगी।
वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विथ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रहा है उसमें आयन जो तेजी से मूव कर रहे हैं, वो मूवमेंट और कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशन है, कैसे कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। चलो आपको मैं सबसे बेसिक से लेके चलता हूँ। यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक बीकर मैंने लिया है जिसके अंदर मैंने रख दिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से देखना, मज़ा आ जाएगा। ये मैंने ले लिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बहुत सारे आयन बन जाएंगे आसानी से। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक और बीकर जिसमें मैंने रखा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें रखा है मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों में 1 by 1 डाइल्यूशन मिला रहा हूँ, मतलब डाइल्यूशन कर रहा हूँ। इसका मैंने क्या किया, डाइल्यूशन किया। आपको पता हो तो डाइल्यूशन का मतलब है पानी मिलाना। अगर मैं डाइल्यूशन करता हूँ तो मैं कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन में कम कर रहा हूँ। सोल्यूशन चैप्टर में भी मैंने बताया था आपको। तो अगर मैं इसका डाइल्यूशन किया, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले का अगर मैंने क्या किया, डाइल्यूशन बढ़ा दिया, ध्यान से देखो मज़ा आ जाएगा। अगर मैंने डाइल्यूशन बढ़ा दिया मतलब एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम किया। तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है, कम वाला रिलेशन। तब कंडक्टेंस क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो कंडक्टेंस होगा वो बढ़ेगा। इसको याद कर लो। रीज़न दूंगा भाई, टेंशन मत लो। बिना रीजन का तो मैं कोई कंटेंट आगे नहीं ले जाऊंगा, टेंशन मत लो आप। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन को जब बढ़ाएंगे, मतलब इसमें भी जब मैं पानी डालूंगा तब क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, कम करेंगे। और इस केसेस में भी जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा। बोलो समझ में आया? आपके टेक्स्ट बुक में, आपके नोटबुक में ये चीज़ कहीं ना कहीं लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, कंडक्टेंस बढ़ गया। डाइल्यूशन बढ़ेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर ये सब कैसे हो रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप बोल क्या रहे हैं, कैसे पानी डालने पर इलेक्ट्रिसिटी तेज़ी से फ्लो होगा, समझाता हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा कंपाउंड जो पूरा का पूरा टूट जाए, पूरा का पूरा आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो जब उसको आपने एक्वस सॉल्यूशन में डाला होगा तो वो पूरा का पूरा टूट गया होगा। मतलब मान के चलो कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपने NaCl डाला हुआ है, तो ये NaCl जो है पूरा का पूरा टूट गया है बच्चे, कुछ भी नहीं बचा है। मतलब 100% डिसोसिएशन होता है स्ट्रॉन्ग के अंदर। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो भाई मैं लेके आऊँगा चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें सीख लेना। 100% डिसोसिएशन होता है, सही बात है। तो मतलब इसमें करंट पहले से फ्लो हो रहा है, इसमें जो कंडक्टेंस है बहुत अच्छा पहले से ही है। बट पानी डालने पे और अच्छा कैसे हो गया, पानी डालने पे और अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो Na+ है Cl- है, ये दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है। पहले क्या होता है, इनके बीच में इंट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से फ्लो नहीं करते हैं। बट जैसे आपने पानी डाला तो आपने इनके बीच का बॉन्ड क्या किया, तोड़ दिया या फिर वीक कर दिया। और इस वीक बॉन्ड की वजह से अब ये तेजी से फ्लो करने लगते हैं, यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। इसी को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। आपने क्या किया, बढ़ा दिया। बोलो पहला पॉइंट समझ में आया, सबको समझ में आ गया एकदम अच्छे से, हर एक चीज़ एकदम माइंड में सेट हो रही है। चलो वीक वाले में फिर क्या करेंगे सर, वीक वाला जरा बता दो हमें। तो ये रहा वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान के चलो वीक इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या होता है आपको मैं बता दूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जब मैंने ये एक्वस सॉल्यूशन लिया होगा, समझो एग्जांपल के लिए मैंने ये वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता भी है, आपको बता दूंगा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। एसिटिक एसिड को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में इसको डाला होगा तो ये टूटना स्टार्ट हुआ होगा। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बच्चे बहुत ही कम होता है, इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है। मतलब डिसोसिएशन बिल्कुल भी बोलते हैं ना के बराबर होता है, किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अब इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चे, बहुत ही कम टूटता है, मतलब आयन बहुत कम मिलेंगे इसके अंदर। बट जैसे आपने पानी मिलाया तो उनका जो आयोनिक प्रोसेस होता है, जो टूटने का प्रोसेस होता है, वो बढ़ने लगता है। जब आप लिमिटेड वाटर मॉलिक्यूल मिला के अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या किया, उसको तोड़ा तो कुछ फिक्स नंबर ऑफ आयन बने होंगे जो बहुत ही कम होते हैं, एक्चुअल में बहुत ही कम होते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप तो उसको नेग्लिजिबल मानते थे, जीरो मानते थे, इतना कम होते हैं, ठीक है। बट जैसे आप इसके अंदर पानी मिलाएंगे तो वो जो आयन कम टूटे थे अब क्या होंगे, पानी की वजह से धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आयन आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ आयन आपने क्या किया, इंक्रीज किया। और नंबर ऑफ आयन अगर बढ़ेगा तो कॉमन सी बात है कंडक्टेंस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो प्रोसेस समझ में आ गया सबको, ये दो प्रोसेस समझ में आया। कंडक्टेंस से बुक में नहीं दिया है, बट ये समझने के बाद ही आपको अगला समझ में आएगा कि भाई मैं अगला क्या बोल रहा हूँ, अगला मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना समझ लो पहले अच्छे से, दिमाग में जरा प्रेशर डाल दो एकदम अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लियर है, कोई डाउट किसी को कहीं पर भी देख लीजिए। फिर मैं अगला कंसेप्ट लेके आता हूँ, वेरिएशन ऑफ
कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलार कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। ये दो कंसेप्ट आएंगे तो आपका ये जो वेरिएशन का जो कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा, फिर एक नए कंसेप्ट की तरफ मूव करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, समझना है तो समझ लीजिए, क्योंकि अब मैं नया बोलते हैं ना रिलेशन लेकर आने वाला हूँ, नया वेरिएशन लेकर आने वाला। रेडी एवरीवन? चलो तो शुरू करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए तो शुरू करते हैं एक नया कंसेप्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन और वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। बहुत से लोगों को लगा कि दोनों तो सेम नेचर दिखाएंगे, जो कंडक्टेंस वही कंडक्टिविटी होता है, वही मोलार कंडक्टिविटी होता है। बिल्कुल नहीं, आपको समझाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। ध्यान से देखिए, देखो जब मैं बात करूँगा कंडक्टिविटी तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये जो कंडक्टिविटी होती है वो किस सोल्यूशन के लिए होती है। ये होती है जनरली 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले सोल्यूशन के लिए। मतलब यहाँ पे फिक्स क्या होता है, यहाँ पे फिक्स होता है वॉल्यूम, यहाँ पे क्या फिक्स होता है, वॉल्यूम आपका फिक्स होता है। चलो मैं आता हूँ एक कंसेप्ट समझाने के लिए। मान के चलो कि ये एक बीकर है और इस बीकर में इतना आपका क्या है, वॉल्यूम लिया गया है, ये फिक्स्ड वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम बढ़ा नहीं सकते हो। अब मान के चलो इस वॉल्यूम में 3 आयन हैं, 3 आयन का मतलब पूरा मिला के 3 मत पकड़ो, 6 पकड़ लो, क्योंकि प्लस माइनस इक्वल होंगे तो 6 पकड़ लो। ठीक है, मतलब 3 प्लस है 3 माइनस है, टोटल 6 आयन है। किस तरह से होंगे मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको डॉट बना के। मान के चलो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। समझ में आ रहा है सबको? ये क्या किया मैंने कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मेरा वॉल्यूम था उसके अंदर टोटल 6 आयन थे। कोई भी मैं वीक ले रहा हूँ या स्ट्रॉन्ग ले रहा हूँ, फिलहाल मैं इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। कोई भी एक मैंने स्ट्रॉन्ग या वीक लिया हुआ है और मैंने क्या किया, उसके अंदर 6 आयन मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। मेरा क्वेश्चन ये कि कॉन्सेंट्रेशन को मैं ज़्यादा या कम कैसे करूँगा। मान के चलो कॉन्सेंट्रेशन को मुझे कम करना है, कैसे करूँगा? तो आप बोलेंगे कि सर डाइल्यूशन बढ़ा दो। डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब पानी बढ़ाने की बात हो रही है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, बराबर ना? एडिशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन या एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बोलेंगे तो भी चलेगा। कोई डाउट है किसी को? तो अगर आप इसके अंदर पानी डालते हो, समझो पहले इसके अंदर अगर आप पानी डालते हो तो पानी डालने से ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये पहले से 6 थे, बट पानी डालने से ये कितने में थे? 6, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ध्यान से देखना जरा, इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास 6 आयन्स थे, बट जैसे आपने इसका पानी मिलाया, डाइल्यूशन किया, वैसे ही आप देखेंगे कि ये मान के चलो कि डबल ले लिया आपने, पानी मिला के इसको क्या कर दिया, और भर दिया, बड़ा बीकर ले लिया थोड़ा आपने, इसको और भर दिया। ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। तो अभी भी 2 सेंटीमीटर क्यूब में ये 6 आयन अभी भी प्रेजेंट है। बस हुआ क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग है तो इनके दूर दूर हो गए होंगे, दूर दूर हो गए होंगे। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अब बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आयन का रेशियो आ गया, तो आप बोलेंगे सर अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो है सिर्फ 3 आयन प्रेजेंट है। ये रेशियो निकल के आ रहा है। कुछ गया दिमाग में? कुछ नई चीज़ें समझ रहे हैं आप लोग? देखो पहले क्या था, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 6 आयन थे, आपने 3 सेंटीमीटर क्यूब और पानी डाल दिया। सेंटीमीटर क्यूब भी बच्चे ml के बराबर होता है, कंफ्यूज मत होना सर सेंटीमीटर क्यूब में हम पानी को कैसे डाल सकते हैं, ml की बात हो रही है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने और पानी डाला तो टोटल हो गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। 2 सेंटीमीटर क्यूब में 6 आयन, मतलब अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 ml में कितने आयन का रेशियो आ गया? 3 का रेशियो आ गया। तो आप मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में पहले 6 था, बट पानी मिलाने पे ये 3 आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर या कम करने पर वेरिएशन नजर आ रहा है। मतलब अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया है या बोलूँ डाइल्यूशन बढ़ा दिया है, तो जो मेरा यहाँ पे आयन का नंबर है वो कम हो गया। इसका मतलब कंडक्टिविटी मेरा जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। भाई ये चीज़ समझ में आई क्या? ये चीज़ समझ में आई? बुक में आपको पॉइंट नंबर 3 में दिया होगा। पॉइंट नंबर 1 में तो बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में बता रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ आयन है वो डिक्रीज हो जाएंगे। और पॉइंट नंबर 3 में बता रहा है कि कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। जो समझ में नहीं आता है चल क्या रहा है यहाँ पे, बट अब समझ में आया। क्या बोलेंगे आप एग्जाम में? व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस इट मींस concentration ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस एंड बिकॉज ऑफ दैट द टोटल नंबर ऑफ आयन डिक्रीजेस एंड हेंस यू कैन से कंडक्टिविटी डिक्रीजेस इन द सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया सबको अच्छे से। अब यहाँ पे देखो वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। मोलार का मतलब होता है, सिंपल अगर बोलूँ तो मोल। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे वॉल्यूम से लेना देना नहीं है, यहाँ पे मुझे मोल से लेना देना है। और मोल का मतलब हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 11th में पढ़ा होगा आपने, फंडामेंटल क्वांटिटी याद है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको सिखाया था फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी रहा होगा। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में एक फंडामेंटल क्वांटिटी था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिनोटेड बाय मोल। उसका यूनिट मोल होता था। मतलब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है भाई। तो मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एक सोल्यूशन लिया मैंने, एक सोल्यूशन लिया है, मान के चलो NaCl, स्ट्रॉन्ग ही कंसिडर कर रहे हैं हम लोग क्योंकि आगे स्ट्रॉन्ग का डिस्कशन होने वाला है।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये भी स्ट्रॉन्ग ही लिया था मैंने, कन्फ्यूज मत होना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया मैंने और यहाँ पे NaCl मुझे मिला हुआ है मान के चलो, बट इसमें जो अमाउंट है ना वो 1 मोल है। अब 1 मोल में चाहे जितना अमाउंट होने दो, 6 है 10 है 15 है, रहने दो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका अगर मैंने वॉल्यूम क्या किया, बढ़ा दिया, देखो यहाँ पे वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया, ज़्यादा पानी ले लिया, तो मैं ये नहीं देखूँगा कि इतने सारे पानी में कितना है, इतने सारे पानी में इतना ही आयन रहेगा, नो डाउट। बट ये अब ये आयन का मूवमेंट बहुत तेज़ी से होने लगेगा। क्यों तेज़ी से होने लगेगा? क्योंकि मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात ही नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा कि ये कितने तेज़ी से फ्लो कर रहे हैं। इनके बीच में इंटरेक्शन जो था ना कम था, पहले ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, ये पहले आपस में चिपकते थे, लेकिन पानी डालने से इनका इंटरेक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया, इनके बीच में अट्रैक्शन कम हो गया और ये तेज़ी से भागने लगे। चलेगा? आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो वही केस होने वाला है। ऑफकोर्स यहाँ पे होगा, बट हम कंडक्टिविटी से डील करें तो हम सेंटीमीटर क्यों मतलब वॉल्यूम के रिलेट में आंसर बताएंगे, और यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी से डील हो रही तो हम मोल के कॉन्सेप्ट में आंसर बताएंगे कि हम अमाउंट जो है ना पानी का कम ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए। तो हमारा ये 1 मोल ही तो सब्सटेंस है पूरा का पूरा, हमने बस क्या किया उस सब्सटेंस में पानी का मात्रा बढ़ाते चला जा रहा हूं मैं। तो पानी का क्वांटिटी बढ़ाने पर बोलो क्या हो गया, जो इंटरेक्शन था दोनों पार्टिकल्स के बीच में वो क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से आयन बहुत तेजी से मूव करने लगे। तो एक रिलेशन निकल कर आ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन को मैं कम कर सकता हूं कैसे, जब मैं डाइल्यूशन को बढ़ाऊंगा। और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मोलार कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। बोलो ये समझ में आ रहा है? ये 3 चीज़ जो मैंने आज बताया रिलेशन में, भाई टेक्स्ट बुक में कहीं पे छाप दो सीधा, MCQ से लेके 2 मार्क के आंसर तक कहीं पर भी बनेगा। अगर आप समझ चुके रहेंगे तो आप खुद से कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे, ऐसा नहीं कि ब्लैंक आएंगे, आपको कॉन्सेप्चुअल पता चल गया क्या क्या बोलना है। चलेगा? कोई डाउट है किसी को? ये चीज़ें बुक में समझ में नहीं आती हैं, नहीं आती, रियली समझ में नहीं आती, क्या बोल रहा है क्या मालूम। क्लियर है? अब ये वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, यही कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए विथ ग्राफ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सीखेंगे विथ ग्राफ। तो जो बोल रहा हूं बस ध्यान से सुनते जाओ। मान के चलो ये मेरा क्या है, ग्राफ मैंने बना दिया। अब जो केमिस्ट थे उन्होंने क्या किया, रिलेशन निकालना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि यार जब मैं कॉन्सेंट्रेशन को कम करता हूँ तब मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। देखो सही बात है ना, जब मैं कॉन्सेंट्रेशन को कम करता हूँ तो मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। किसके लिए? जनरली हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। तो इसका मतलब कि उन्होंने रिलेशन बहुत निकाला, तो उनको रिलेशन में ये मिला कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं, मतलब ये साइड लेके जाते हैं, तब जो है मेरा कंडक्टिविटी मतलब मोलार कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा इस तरह से वो बढ़ेगा। तो देखो ये साइन मत देखना, ये साइन तो ग्राफ के लिए बता रहा हूँ। मतलब मैं क्या ग्राफ प्लॉट करूँगा बोलो, कंडक्टिविटी वर्सेस लैम्डा। आपने रूट क्यों लिया है? क्योंकि रूट में हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, रूट में हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलता है, इसलिए हमने रूट लिया है। इन नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से भी रिसर्च किए थे उन्होंने, बट कॉन्सेंट्रेशन जब हमने नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन लिया था, उन्होंने जब लिया था मतलब जब जो कार्लोस नाम का एक केमिस्ट था, जब उसने रिसर्च किया था तो उसको अजीबोगरीब थोड़े से पैटर्न मिले थे, तो उस अजीबोगरीब पैटर्न को अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया, रूट ले लिया था। क्लियर है? तो बात कर रहा था मैं जो मोलार कंडक्टिविटी है उससे, और रूट सी के ग्राफ की मैं बात कर रहा था। तो अब आपको मैं पूछूं कि अगर मैंने 2 सोल्यूशन लिया है, ध्यान से देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो सोल्यूशन लिया है ये मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, देख लो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है मैंने, और ये जो सोल्यूशन लिया है मैंने वो मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, ये मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है। और दोनों का मैं डाइल्यूशन करूंगा तो बोलो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर दोनों के डाइल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कम होगा, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूशन बढ़ेगा क्योंकि आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, लेकिन जो मोलार कंडक्टिविटी है मतलब ये जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। बट मैं आपसे पूछूं कौन ज़्यादा बढ़ेगा, ये ज़्यादा बढ़ेगा कि ये ज़्यादा बढ़ेगा? तो मैं आपको दिखा दूं कि जो WE होता है, WE मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर लैम्डा का वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखाता है। अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयन टूटने चाहिए थे वो पहले टूट चुके हैं। मैंने अभी आज आपको सिखाया कि ये 100% डिसोसिएशन पहले हो जाता है। तो इसमें सिर्फ काम क्या है, इसमें सिर्फ वो इंट्रैक्शन को क्या करते हैं, वीक करते हैं, बस इतना ही काम है। पानी डालने पे वो जो बॉन्ड होता है ना NaCl का, वो थोड़ा सा और कमजोर होगा और दूर दूर भागेंगे। यहाँ पे पहले आयन बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अब आयन आ गए। पहले 0 आयन थे, लेकिन अब 2 4 5 10 आयन आ गए। तो मतलब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से फ्लो होने लगेगी, क्योंकि पहले कुछ नहीं फ्लो हो रहा था। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहले भी फ्लो हो रहा था, अभी भी फ्लो होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या किया है तुमने, आयन नहीं बढ़ाया है।
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो अट्रैक्शन है वो कम किया है आपने। तो मुझे बताओ कि दोनों की अगर मैं बात करूँ कि कॉन्सेंट्रेशन कम करने पे कौन तेजी से कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी, मोलर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को चेंज करता है, तो आप बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बहुत ही कम वेरिएशन दिखाएगा। तो जरा देख लो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ आएगा ना वो बिल्कुल प्यारा सा ग्राफ आएगा इस तरह से। देखो यहाँ पे ऐसा ऊपर से ग्राफ बनाओ, दिखाई दे रहा है, थोड़ा नीचे तक ले जाना तो लेके जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये किसका ग्राफ आपने बनाया, तो ये मैं बोलूँगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बनाया। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा ग्राफ बन रहा है, तो आपको दिखाता हूँ मैं ऐसा कैसा ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ, देखो मान के चलो इस पॉइंट पे मैं आया, कॉन्सेंट्रेशन ये था, अब मैं इस पॉइंट तक पहुँच गया, कॉन्सेंट्रेशन कितना किया मैंने, एकदम कम किया। जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम किया, देखो यहाँ पे क्या था मेरा लैम्डा का वैल्यू ये था, यहाँ पे कितना लैम्डा का वैल्यू, देखो जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन इतना चेंज किया, दिखाई दे रहा है, इतना चेंज किया, तब जाके मेरा मोलर कंडक्टिविटी इतना चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा चेंजेस होते ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पहले से ही डिसोसिएशन हो चुका है 100%, सिर्फ जो अट्रैक्शन है उसको मैं वीक कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कंडक्टेंस मिल जाता है, बहुत ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी मिलती है, इतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना आप सोच रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को कहीं पर भी? चलो अब बात होने वाली है, ये मैं हटा देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। कोई डाउट है किसी को? अब बात होने वाली कि अच्छा ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा कि जैसे आप कंडक्टिविटी को क्या करेंगे, जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, कम करेंगे, डायल्यूशन बढ़ाएंगे, वैसे ही मोलर कंडक्टिविटी आपका तेजी से बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे कुछ रिलेशन ऐसा आने वाला, जरा ध्यान देना, यहाँ पे रिलेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, चलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ये ऐसे रहेगा। इसको थोड़ा सा बुक में कैसा तो दिया है, तो आप कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। इसके कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई डाउट है किसी को? कहीं पर भी हटा दो, कोई डाउट है कहीं पर भी? कोई डाउट है बच्चे? अब क्वेश्चन है कि सर इसमें क्या हो रहा है, इसमें वही हो रहा है। इसमें जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन पीछे लेंगे, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और एक समय आएगा जब ये एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, बराबर ना, यहाँ कहीं पे पहुंच जाएगा। ऐसा कब होगा बच्चे, ज़रा बोलो मुझे, ऐसा कब होगा? आप बोलेंगे सर ऐसा तब होगा जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो जब कॉन्सेंट्रेशन खींच के मैं जीरो पे लेकर जाऊँगा, तब ये जो वैल्यू मिलेगा मुझे, इसको हम बोलेंगे लैम्डा जीरो। मतलब एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन जो मोलर कंडक्टिविटी मिला वो इनफाइनाइट मिल गया मुझे। क्या मिल गया? इनफाइनाइट। अभी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मैं क्या करूँगा, y = mx + c के साथ में क्या करूँगा, कंपेयर कर दूंगा मैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या दिखाएगा मुझे, y = mx + c का इक्वेशन दिखाएगा। अब y पे क्या बनाया आपने, y पे आप बोलेंगे सर लैम्डा बनाया मैंने, वेरी गुड। स्लोप क्या दिखेगा आपको, तो स्लोप दिख रहा है आपको, जब कभी भी ग्राफ ऐसा आता है ना तो उसको हम बोलते हैं माइनस, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो मैंने -a ले लिया। x क्या है मेरा, √c है, तो √c दिखा दो। और किस पॉइंट पे कट कर रहा है ये, लैम्डा जीरो, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये मेरा इक्वेशन बनेगा जो आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे, और बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे आया ये ग्राफ, कैसे आया ये इक्वेशन। कोई डाउट है? कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो बोल रहा हूँ बस वही है, ये पूरा पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर दो। आप क्या बोलेंगे, देयर इज़ अ ग्राफ between molar conductivity versus square root of concentration. As concentration decreases, square root of concentration or concentration decreases, the molar conductivity increases. For strong electrolyte there is a less change in molar conductivity as there is a change in concentration, but in weak electrolyte there is a huge change, and because of that strong electrolyte coming as a straight line which is given as y = mx + c. After comparing we'll get lambda = -a √c + लैम्डा जीरो। चलेगा? तो अगर किसी ने पूछा एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से सुनो, एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, तो आप बोलेंगे मोलार कंडक्टिविटी जो होता है बच्चे, मोलार कंडक्टिविटी जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? ये वर्ड आपको टेक्स्ट बुक में फ्रिक्वेंटली यूज करने के लिए मिलेगा, बार बार देखेंगे। एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, समझेगा नहीं क्या बोल रहे हैं, अब समझ में आएगा होगा, अरे हाँ यार कंडक्टिविटी को पीछे पीछे खींचेंगे तो यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा, जब यहाँ पे आ जाएगा तब उस समय जो कंडक्टिविटी रहेगी एकदम ज़्यादा रहेगा वापस। जब कॉन्सेंट्रेशन को मैं पीछे पीछे खींचूंगा तब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया, और जो कंडक्टिविटी होगी मोलर कंडक्टिविटी वो एकदम ऊपर पहुँच जाएगी, मतलब टॉप पे, उसको लैम्डा जीरो से दिखाते हैं। बोलो समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? कहीं पर भी चेक कर लो, कितना अच्छा कंसेप्ट था ये, बहुत ही मज़ेदार। हालांकि इस इक्वेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, डी बाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डी बाई। आपको सिलेबस में नहीं दिया है बट आपको बस बता रहा हूँ, डी बाई के नाम से जानते हैं, वो आप सीखेंगे सीबीएसई बोर्ड में, अगर एंट्रेंस में रहेंगे तो उसमें सीखेंगे आप। चलेगा? कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी?
चेक कर लो जल्दी से, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक मैंने बता दिया है। अब इसी के अंदर आने वाला है कोरलॉश लॉ, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि कोरलॉश लॉ क्या होता है। बहुत ईजी है और यही कॉन्सेप्ट जो है कि आपका बोलते हैं ना, ये इसके बेस पे कहाँ गया, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रलाइट और वीक न्यूट्रलाइट का ये जो दिख रहा है आपको लैम्डा वाला, इसी के बेस पे हम अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स, कैसे आप कोरलॉश लॉ का यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फटाफट अलर्ट हो जाओ। चलिए तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी कोरलॉश लॉ। कोरलॉश लॉ क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है और समझ जाएंगे आप, बस आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करके रखिए। ध्यान देना, यहाँ पे कोरलॉश लॉ ने क्या बोला था, कोरलॉश लॉ ने बोला था कि अगर आप किसी भी सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दे, जीरो कर दे। मैं अगर आपसे पूछूं कि जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, जीरो कॉन्सेंट्रेशन कब होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम कब होता है, तो आप बोलेंगे सर जब डाइल्यूशन बढ़ेगा। जब डाइल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा। ये कॉन्सेंट्रेशन कम होकर जीरो आ गया, इसका मतलब डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इस बात का ध्यान रखना, चलेगा, इनफाइनाइट। क्लियर है। तो आप बोलने वाले हो कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स, हर एक आयन इंडिविजुअली मतलब अपने आप से इंडिपेंडेंट ऑफ कोआइन। ये नहीं कि आपका प्लस वाला माइनस के ऊपर डिपेंड है, भाई माइनस वाला शिफ्ट होगा तभी प्लस वाला भागेगा, ऐसा नहीं है। कोरलॉश ने बोला कि अगर आप डाइल्यूशन क्या करते हो, इनफाइनाइट कर देते हो, एकदम ज़्यादा कर देते हो, तो हर एक आयन अकेले जो है क्या करेगा, माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा, मतलब अपने आप से भागेगा। और किसमें हेल्प करेगा, कंट्रीब्यूट्स टू टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन टू विच इट इज एसोसिएटेड। इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि वो प्लस से अटैच था पहले कि माइनस अटैच था, वो अकेले ही क्या करेगा, भागेगा, कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी, और वो मोलर कंडक्टिविटी में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और जो केटायन और एनायन होते हैं वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी में, किस लेवल पे, जब जीरो कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब वही सेम ऊपर वाला इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। और इसीलिए जो लैम्डा जीरो होता है, जो हमने देखा था एकदम हाईएस्ट वाला जो पॉइंट था, याद है ग्राफ में, जहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे कहीं पे था लैम्डा जीरो, राइट। तो वो लैम्डा जीरो एक्चुअल में क्या होता है, सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ये भी पता है, हाँ, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे ये वैल्यू मिलता है। क्लियर है। तो कोरलॉश लॉ क्या है बच्चे, समझ में आ गया। आपको सिंपल में अगर बोलूँ मैं कोरलॉश लॉ क्या है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो केटायन या एनायन इंडिपेंडेंट जो मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, और टोटल जो मोलर कंडक्टिविटी उसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देते हैं, उसी को बोलते हैं कोरलॉश लॉ। और कोरलॉश लॉ में इस बात का ध्यान रखना कि जो लैम्डा जीरो होता है, मतलब ये लैम्डा जीरो जो होता है, दिस इज द सम ऑफ केटायन और एनायन, मोलर कंडक्टिविटी जो आप निकालेंगे केटायन और एनायन के लिए, वो दोनों के सम के बराबर होगा एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। चलेगा। अब इसका जो है एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन आप देख सकते हैं, इसी के नीचे आप लिख देना कोरलॉश लॉ का इक्वेशन, दैट इज लैम्डा जीरो इक्वल टू एन इंटू लैम्डा जीरो प्लस, ध्यान से देखना जरा, ये एन क्या है मैं बताऊंगा, एन इंटू लैम्डा जीरो माइनस, ये आपका इक्वेशन है। आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि लैम्डा जीरो KCl के लिए निकालो, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो क्या करोगे, इसको ब्रेक कर दो। बोलो अगर मैं KCl को तोड़ता हूँ जनरली इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाता है, K प्लस Cl माइनस बन जाता है। K के पहले कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे 1 नंबर, मतलब ये n इक्वल टू 1 हुआ। ये 1 क्या होता है, n क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। चलेगा, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे लैम्डा जीरो KCl इक्वल टू n का मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो छोड़ दो, लैम्डा जीरो, ये लैम्डा हमारा फिजिक्स वाला आ गया, ध्यान देना, K प्लस लैम्डा जीरो Cl माइनस, ये इसका आंसर आ गया। बोलो समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन कहीं कहीं पे आ गया, आपको समझो, BaCl2, बोलेंगे इसका लैम्डा जीरो निकालो। बोलो तो आप क्या करेंगे, आप पहले BaCl2 को ब्रेक कर दो, तो Ba2 प्लस होता है, Cl1 माइनस है, Cl2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका लैम्डा जीरो निकाल दो, तो लैम्डा जीरो BaCl2 इक्वल टू क्या करेंगे, बोलो यहाँ पे Ba1 टाइम है, ध्यान देना, तो लैम्डा जीरो Ba2 प्लस अब Cl का 2 है तो यहाँ पे 2 ले लो, क्योंकि n जो है ना आपको पता है ना, यहाँ पे n 2 है। Cl क्या है आपका, लैम्डा जीरो लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे Cl माइनस, ये हो गया आपका इक्वेशन, ये हो गया आपका 1 मार्क का आंसर। बोलो न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, ये न्यूमेरिकल्स माना जाता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कितना ईजी आप देख सकते हो। कोई डाउट है किसी को, कोरलॉश लॉ समझ में आ गया। कोरलॉश लॉ क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब एकदम ज़्यादा पानी मिलाने पर जो आयन होंगे खुद पे खुद यहाँ वहाँ भागने लगेंगे और मोलर कंडक्टिविटी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, वो जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन और एनायन दोनों को एडिशन कर दो, वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो यही तो है, केटायन और एनायन का जो मोलर कंडक्टिविटी उसको तुमने ऐड कर दिया, वही तुम्हारा क्या होगा, कोरलॉश लॉ का मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन या एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल सकते हैं। कोई डाउट है किसी को, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब एकदम ज़्यादा पानी मिला दिया। कोई डाउट है, मेरे ख्याल से हर एक चीज़ एकदम क्लियर हो रही है, कोई डाउट नहीं है।
चलिए तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कार्लोस लॉ। जो कार्लोस लॉ है उसके बेस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, आपका माइंड जो है कि ओपन हो जाए कि हाँ यार ये कैसे किया जाता है। देख लो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgI बोला है, ठीक है, एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, जबकि कुछ मोलार कंडक्टिविटी NaI, AgNO3 और NO3 का दिया हुआ है 0 कॉन्सेंट्रेशन पे 126.9, 133.4, 121.5, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देख लो बहुत ईजी होता है, सिर्फ मैं एक करा रहा हूँ बट इसके बेस पे आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में से जो दिया होगा, सॉल्व में अनसॉल्व में जहाँ पे भी दिया होगा। पहले आप देख लीजिए कि मुझे AgI निकालना है, जबकि AgI का कुछ यहाँ पे आंसर दिया नहीं है, मुझे सिर्फ NaI का दिया, तो जो दिया है पहले वो मैं निकाल लेता हूँ। लैम्डा 0 किसका निकालता हूँ मैं, NaI का निकालता हूँ। तो आंसर क्या मिल जाएगा, मुझे आंसर मिल जाएगा लैम्डा 0 Na प्लस और यहाँ पे लैम्डा 0 I माइनस। इसका आंसर कितना है 126.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। दूसरा दिया है लैम्डा 0 AgNO3, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा पूरा। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 0 Ag प्लस और यहाँ पे मिल जाएगा लैम्डा 0 NO3 माइनस। इसमें जो पहले हम n लगा दे तो कुछ नंबर नहीं आ रहा, इसलिए मैं वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। 133.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। फिर उसके बाद लैम्डा 0 NaNO3 दिया है, कैसे करेंगे, लैम्डा 0 Na प्लस करेंगे और प्लस लैम्डा 0 NO3 माइनस करेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 121.5, क्या है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है। अब हमें पूछा है कि AgI बताओ, तो आप देख लो पहले Ag किसके अंदर आ रहा है, Ag इसके अंदर आ रहा है और I किसके अंदर आ रहा है, I इसके अंदर आ रहा है। मतलब कि इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और ये किसी के अंदर नहीं है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। मतलब कि जो हमारा लैम्डा 0 AgI का जो वैल्यू होगा वो एक्चुअल में होने वाला है दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो क्या करूँगा मैं, लैम्डा 0 AgNO3 कैसे मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, प्लस लैम्डा 0 NaI माइनस लैम्डा 0 माइनस लैम्डा 0 NaNO3 कैसे मैं दिखाऊंगा। चलो इसका पहले डेटा पुटअप कर दो, इसके पे क्या रखेंगे, ये पूरा आंसर रख दो, सॉरी ये वाला रख दो। तो ये बन जाएगा लैम्डा 0 Ag प्लस प्लस लैम्डा 0 NO3, फिर ये प्लस कर दो तो ये भी बन जाएगा लैम्डा 0 Na प्लस प्लस लैम्डा 0 I माइनस। फिर ये माइनस है तो ये दोनों अंदर के माइनस हो जाएंगे, लैम्डा 0 Na प्लस फिर माइनस लैम्डा 0 NO3। अब जरा ध्यान से देखो, NO3 प्लस है NO3 माइनस है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। I प्लस है, I तो वहाँ भी चाहिए मुझे, Na माइनस, तो भैया Na आपका माइनस है, ये वाला प्लस है। अब क्या बचा जरा चेक करो, अब बच गया लैम्डा 0 Ag प्लस बचा प्लस लैम्डा 0 I माइनस बचा, जो यही क्या होता है AgI होता है। तो आपको इससे अंदाज़ा लग गया कि मुझे इन दोनों को ऐड करके ये माइनस करना है। मतलब ये जो वैल्यू होगी वो कैसे बनी होगी बोलो ज़रा, तो आप बोलेंगे दो के एडिशंस के बाद। तो इसका AgNO3 का वैल्यू रख दो, AgNO3 कितना था 121.5 प्लस Na कितना था 126.9 माइनस कर दो कितना 133, क्योंकि NaNO3 की बात कर रहा है, सॉरी NaNO3 लास्ट वाला है ना, एक मिनट वो गड़बड़ हो रहेगा। AgNO3 कितना है बच्चे, हाँ सेकंड वाला है 133 वाला है 133.4 प्लस Na कितना है 126 वाला है, तो 126.9 माइनस 121.5 चलेगा। इसको सिंपल एडिशन करना है तो 133.4 126.9 13 करेगा 101.562 चलेगा, परफेक्ट है। माइनस कर दो 121 पॉइंट कितना 5, 13 में से गया तो 8, यहाँ पे आ जाएगा 9, 8 यहाँ पे आ जाएगा 5, 3, ये तो वैसे करेगा तो 138.8 फिलहाल मुझे मिल रहा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। सबको समझ में आया अभी। तो एग्जाम में क्या करना है कि जो वैल्यू आपको पूछेंगे, जैसे यहाँ पे AgI बोला तो देखना का AG किसके अंदर है, AG इसके अंदर है, I किसके अंदर है, इसके अंदर, मतलब इन दोनों को ऐड करना, बाकी को माइनस करना होगा। यही रूल है और कुछ रूल नहीं है, चलेगा। तो कार्लोस लॉ से रिलेटेड ये अच्छा खासा न्यूमेरिकल आपके लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन देख के बहुत से लोग डरते हैं, सर ये लैम्डा वैम्डा क्या है, कितना ईजी था ये, कितना ईजी था, देखो ना मज़ा आ गया है आपको। तो
क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए तो बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट से। अगर मान के चलो कि मेरे पास कोई सोल्यूशन दिया है और बोल रहा है कि इसका कंडक्टिविटी सॉल्व करके निकालना है आपको विद द हेल्प ऑफ सेल कांस्टेंट। ये नया टर्म आ रहा है सेल कांस्टेंट आपको, तो आप कैसे करेंगे? तो देख लीजिए यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कंडक्टिविटी सेल ड्रॉ करूँगा। मैं कैसे ड्रॉ करते हैं, एक मैं बीकर लेता हूँ और एक मैं ग्लास ट्यूब ले रहा हूँ। ये देखो ये ग्लास ट्यूब है जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ग्लास का एक छोटा सा ट्यूब लिया है। उसके अंदर मैंने क्या किया है, प्लेटिनम के 2 मैंने प्लेट ले लिए हैं, दोनों को मैंने ब्लैक कोटिंग किया है, प्लेटिनम से कोटिंग किया हुआ है मैंने। और इनके बीच का जो लेंथ होगा, डिस्टेंस, वो L रहेगा और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो रहेगा वो स्मॉल a रहेगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हमें याद रखना है कि ये है मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है और इनके बीच का जो लेंथ रहेगा, सेपरेशन लेंथ बोल सकते हो। ठीक है, चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेपरेशन लेंथ। ठीक है, तो लिखना बहुत ही प्यारा सा आपको इन्फॉर्मेशन है कि एक आपने क्या लिया है, सोल्यूशन लिया है और उस सोल्यूशन में ग्लास ट्यूब डाला हुआ है जिसके अंदर 2 प्लेटिनम के वायर डाले गए हैं और जिनको मैंने प्लेटिनम ब्लैक प्लेट से मैंने कनेक्ट कर दिया है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है L है, जिसको मैं सेपरेशन लेंथ बोलता हूँ, और दोनों के बीच का जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a होगा। तब जो है सेल कांस्टेंट जो होता है मेरा, सेल कांस्टेंट, उसका जो फॉर्मूला है वो है रेशियो ऑफ सेपरेशन लेंथ अपॉन a, मतलब लेंथ बिटवीन 2 प्लेट्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। ये किसका फॉर्मूला है, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला, जो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था जो हमने पीछे सीखा था। तो कंडक्टिविटी इक्वल था GL अपॉन a, सबको याद आ रहा होगा। अगर मैं G को रिप्लेस कर दूं, G जो था मेरा वो क्या था, 1/r था, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब अगर मैं L अपॉन a को रिप्लेस कर दूं किससे, सेल कांस्टेंट से, तो वही K इक्वल टू बन जाएगा सेल कांस्टेंट अपॉन R। देख लो कितना R किसका है, ये R सोल्यूशन का है, कंफ्यूज मत होना कौन सा R है, ये सोल्यूशन का R। तो कितना प्यारा आंसर मिल गया, मतलब K इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R सोल्यूशन। बोलो समझ में आया क्या किया मैंने? देखो पहले मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी बताना होता है, डायग्राम बताना और 2 लाइन उसके बारे में लिखना है। क्या लिखना है, कंसीडर अ बीकर हैविंग सोल्यूशन एंड inside the solution one glass tube is there and inside the glass tube 2 platinum wire is there which is connected with the platinum plate which is separated with length L and area is A। बस इतना ही बोलना है। then the cell constant is given as L by A, equation number 1। now we know that, नहीं जानते हो फिर भी लिखो, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, आपको जानना ही पड़ेगा। we know that K इक्वल टू G इंटू L अपॉन A, चलेगा, K इक्वल टू G इंटू L अपॉन A, ये मैंने पीछे सिखाया था कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूले में। अब G की जगह पे 1/r सोल्यूशन ले लो, L अपॉन A वैसे का वैसे ले लो। L अपॉन A को मैंने क्या रिप्लेस किया, सेल कांस्टेंट से मैंने रिप्लेस कर दिया। जब मैंने सेल कांस्टेंट से रिप्लेस किया तब आपको मिल गया K इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R सोल्यूशन। क्लियर है? तब बताओ अगर मुझे R सोल्यूशन मिल जाएगा, सेल कांस्टेंट मुझे पता ही होता है, तो क्या मैं K निकाल सकता हूँ? यस, मैं निकाल सकता हूँ, मतलब मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी हो गया। तो इस तरह से हमारा मेथड होता है निकालने का। बट क्वेश्चन अब हमारे लिए ये आने वाला है कि हम ये R सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फिजिक्स में आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सीखा होगा व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो चलो दिखाता हूँ आपको व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज की मदद से मैं R सोल्यूशन कैसे निकालूंगा। गेट रेडी फॉर व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज वाला जो मेथड है, डिटर्मिनेशन ऑफ R सोल्यूशन। चलेगा, चलिए तो बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। कैसे निकालेंगे सेल कांस्टेंट को, क्योंकि अगर सेल कांस्टेंट आ गया आपको विद द हेल्प ऑफ R सोल्यूशन तो आप K का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये मेरे पास कहीं ना कहीं क्या है, ये आपका कंडक्टिविटी सेल है जो कि R सोल्यूशन इसके अंदर है। तो मैंने KCl लिया हुआ है सोल्यूशन में और उसका रेजिस्टेंस मेरे लिए फिलहाल अननोन है। और ये मैंने व्हीटस्टोन मीटर का बाकी कनेक्शन किया हुआ है जो कि ये अननोन रेजिस्टेंस है। ये जो है मेरा करंट डिटेक्टर होगा, ये मेरा जो होगा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे आप टच करेंगे वहाँ पे क्या होगा, आपको नल पॉइंट दिखाता है। और अकॉर्डिंग ये आपको कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना ही बोला, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट में डायग्राम बना दो और आप दिखा दो कि लेट कंडक्टिविटी सेल जो होता है आपका KCl है, तो आप बोलेंगे कंसीडर अ कंडक्टिविटी सेल विच कंसिस्ट ऑफ अ KCl सोल्यूशन। चलेगा, उसके बाद द 2 वायर्स फ्रॉम द प्लेटिनम कनेक्टेड टू व्हीटस्टोन मीटर नेटवर्क थ्रू 2 points, D is a current detector, F is a sliding contact and A and B is a total wire included with resistance, C and Rx is the unknown resistance of the other side. According to Wheatstone प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे R सोल्यूशन जो होता है वो डिवाइड बाय दिस AC का लेंथ, ये किसके इक्वल होगा, ये RX जो दिख रहा है तुम्हें वो डिवाइड बाय BC का लेंथ, ये हो जाएगा आपके लिए। तो अगर मैं पूछूं कि R सोल्यूशन का आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे R सोल्यूशन इक्वल टू RX अपॉन लेंथ BC
इंटू लेंथ AC, चेक कर लो, ये मिल गया आपको R सोल्यूशन का वैल्यू। क्लियर है? अब वो R सोल्यूशन का वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, K का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर मैं आपको पूछूँ, यहाँ देख लीजिए पहले आप अच्छे से, R सोल्यूशन मिल गया। तो अगर आपसे मैं पूछूँ कि चलो बताओ अब सेल कांस्टेंट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सेल कांस्टेंट इक्वल टू K इंटू R सोल्यूशन, मतलब K इंटू ये पूरा RX अपॉन लेंथ BC इंटू लेंथ AC बता सकते हैं। चलेगा? देख लीजिए, ये मिल जाएगा आपको सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला, और इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, आसानी से सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो। एक बार सेल कांस्टेंट आएगा तो सेल कांस्टेंट को यहाँ पे पुटअप करो और आपको आंसर मिल जाएगा K का वैल्यू। तो ये पूरा होल सोल स्टोरी है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट और मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। देख लीजिए एक बार कितना ईजी है, वापस से समझा रहा हूँ। कंडक्टिविटी सेल को कनेक्ट करेंगे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज से, इसका रेजिस्टेंस का रेशियो इसके लेंथ के बराबर होता है, फिर इसके रेजिस्टेंस का रेशियो इसके लेंथ के रेशियो के बराबर होता है, मतलब अपॉन में होता है, और यही आपको दिखाना है। चलेगा? बाद में जो आंसर मिला उसका यूज़ कर डालो। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा एक प्यारा सा जो कंटेंट था मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट वो खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे नए कंसेप्ट।